So hello friends and welcome to Study Huddle YouTube channel. आज अपन लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 है। मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों आइए अपन स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी से अपन को आज स्टार्ट करना है। ये एक्टिविटी में अपन को 3 पॉट लेना है। उसमें 3 पॉट अलग अलग पॉट में ABC नाम लिखना है। उसके बाद फिर अपन को पॉट नंबर A में सिंपल सॉइल, सिर्फ सॉइल डालना है। उसके बाद फिर पॉट B में अपन को सॉइल के साथ काऊ डंग भी डालना है, थोड़ा सा मिक्स करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद फिर सॉइल के साथ पॉट C में सॉइल के साथ यूरिया, एक फर्टिलाइज़र है, वो भी डालना है। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के अच्छे से सॉइल को मिला के अच्छे से तैयार कर देना। उसके बाद फिर अपन को सीड लेना है, जैसे मूंग और ग्राम के सीड्स मिक्स लेने के बाद उसको जर्मिनेट करना। जैसे जर्मिनेट करना मतलब कि उगाने के लिए तैयार करना। उसको उगाने के लिए तैयार करने के बाद उन सबको एक साथ डालना है पॉट में। और सब जर्मिनेट मतलब कि जब अपन गेहूँ को बहुत समय तक पानी में डाल के रखते हैं, उसके बाद फिर 1-2 दिन तक पानी से निकालने के बाद फिर गीले कपड़े में रखते हैं। तो कपड़ा तो बार बार गीला करते आते हैं 2-3 दिन तक। इसे जर्मिनेशन की मेथड कहते हैं। तो जर्मिनेट करने के बाद जब सब सीड में से 3 सीड एक ही बराबर हो जाए, तो उसके बाद सीड को लेकर के तीनों पॉट में एक साथ डालना है। सबको एक साथ डालने के बाद सबको धूप में रखना है। ऐसा भी नहीं कि अपन समर के धूप में अपन छत पे रख दो तो बहुत तेज जल जाए पौधे। अपन को नीचे ही रखना है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पर शेड आए और थोड़े समय में धूप आए, उस समय फिर अपन को उसके साथ पानी भी डालना है। तीनों में एकदम सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। और फिर ऐसे ही अपन को 7 से 10 दिन तक ऐसे अपन को करना है। उसके बाद फिर 7 से 10 दिन के बाद अपन को देखने में मिलेगा कि पॉट A में जो है, जो प्लांट ग्रो करने शो करे थे, वो ग्रो करेगा और वो सब B और C प्लांट से बहुत कम उगेगा। सबसे छोटा A रहेगा। उसके बाद फिर जो जिसमें काऊ डंग था, वो वाला थोड़ा सा उससे ज़्यादा अच्छा उगेगा। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि जो ये वाला है, इसमें A में सबसे छोटा उगा है। फिर जो B वाला है, जिसमें सॉइल मिक्स होती है मैन्योर के साथ, मैन्योर काऊ डंग उसके साथ मिक्स होती है वो। और फिर ये सबसे बड़ा वाला जिसमें फर्टिलाइज़र मिक्स है, ये वाला सबसे ज़्यादा हुआ है। C में फर्टिलाइज़र और मैन्योर एक साथ मिक्स है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हो गया। और सबसे कम, मतलब सबको एक साथ दिया अपन ने और सबसे ज़्यादा वो हो गया। इसका मतलब ये है कि और भी इस एक्टिविटी से ये सीखने मिलता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स प्लांट्स के लिए एकदम जैसे अपनी ग्लूकोज एनर्जी देता है, वैसे प्लांट को ये एनर्जी देते हैं। तो अपन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस होता है, मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है, जिसमें एनिमल वेस्ट, काऊ डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट, ये सब चीज़ें रहती हैं मैन्योर में। और उसी तरफ हम फर्टिलाइज़र में देखें तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन जैसी चीज़ें ज़्यादा हों। जो मैन्योर होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में ज़्यादा
रिच नहीं होते हैं। और फर्टिलाइज़र को देखें तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ही रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में। मैन्योर जैसे ह्यूमस सॉइल को देता है, जैसे दो थिंग्स ह्यूमस सॉइल को देता है, जैसे ही मैन्योर भी वैसे ही काम करता है ह्यूमस के। ह्यूमस एक प्रकार का ह्यूमस ही है मैन्योर। अब फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र का ये काम रहता है कि वो कोई भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड ना करे सॉइल को। मैन्योर इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द प्लांट बिकॉज इट इज नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। जो मैन्योर है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा प्लांट के द्वारा, क्योंकि वो ज़्यादा क्योंकि वो अच्छे से पानी में नहीं घुलता। और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेते हैं। और मैन्योर फील्ड्स में बनता है और फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो फर्टिलाइज़र के जैसे ही काम करता है। मैन्योर की विशेषता है जैसे कि मैन्योर ज़्यादा समय तक पानी को एक जगह तक रोक के रख सकता है। उसके बाद मैन्योर सॉइल को अच्छे से रखता है जिससे कि वो सांस ले सके अच्छे से। मैन्योर के अंदर माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से बढ़ाता है। मैन्योर उसके सॉइल को अच्छी फर्टिलिटी देता है। और अपन फर्टिलिटी के बारे में पढ़े तो क्रॉप का रोटेशन पढ़े तो उससे पहले अपन पढ़ लेते कि फर्टिलिटी बढ़ जाती है इससे, क्रॉप का रोटेशन करने से। लेगुमिनस क्रॉप्स का ये एबिलिटी रहती है कि वो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको वो नाइट्रोजन के कंपाउंड बना सके। यही कंपाउंड जाकर फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड लेगुमिनस प्लांट को यूज़ करते हैं उनके ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन के कंपाउंड लेगुमिनस प्लांट को यूज़ करते हैं जिससे कि वो बढ़ सके। और उसके बाद इससे लेगुमिनस प्लांट को यूज़ करके बढ़ते हैं। इससे प्लांट पे वही इफेक्ट पड़ता है जो अपन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालने से होता है। तो आइए अपन क्रॉप रोटेशन करते हैं, जो एक प्रैक्टिस जिसमें अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स जैसे कि लेगुमिनस क्रॉप्स और नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स एक ही समय पे एक ही फील्ड में अलग अलग समय पे अल्टरनेटिव ग्रो करती है, उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इसकी ये रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की ये एडवांटेज होती है कि जिससे सॉइल की फर्टिलिटी रोटेशन से बहुत अच्छी बढ़ती है, जिससे कि रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इससे ज़्यादा ग्रेन्स उग सकते हैं एक ही समय अलग अलग समय पे। और रोटेशन ऑफ क्रॉप्स बहुत सारे नाइट्रोजस फर्टिलाइज़र बचाते हैं, क्योंकि जब लेगुमिनस क्रॉप्स होती है वो उगती है तब रोटेशन ऑफ क्रॉप्स से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। मतलब जब कम होगी तो अगले समय पे रोटेशन से बढ़ जाएगी, फिर अगले समय पे कम होगी फिर से बढ़ जाएगी, ऐसा रोटेशन होता है। इरिगेशन एक प्रोसेस जिससे अपन फील्ड में पानी डालते हैं इस कॉल्ड इरिगेशन। वाई इज इरिगेशन इज नेसेसरी? इरिगेशन से ये फ़ायदा होता है कि प्लगिंग के समय अच्छे से सॉइल अच्छे से प्लांट्स अच्छे से निकल जाते हैं। जैसे कि अपन सूखी जड़ में से सूखी सॉइल में से अपन प्लांट को निकालेंगे तो पूरी सॉइल ऊपर से हट जाएगी। और अगर अपन पानी से निकालें तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। और इरिगेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि
सीड्स जर्मिनेट इरिगेशन के थ्रू ही होते हैं, और ड्राई सॉइल में इरिगेशन नहीं हो सकता। इरिगेशन से ये ज़रूरी होता है कि प्लांट जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ले सके। तो अपन पानी डालते हैं तो पानी जाता है सॉइल के अंदर, और सॉइल्स के न्यूट्रिएंट को लेके उन्हें रूट्स, प्लांट की रूट्स, जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। द इरिगेशन रिक्वायर्स नो और वाटर requirements of crops depend on three factors: nature of the crops, nature of the soil and season। जो पैडी क्रॉप होती है, राइस क्रॉप, वो ट्रांसप्लांट होती है पानी के अंदर। जैसे अपन ने ये वाले फोटो में देखे थे कि ये लोग सीधे खड़े पानी में खड़े होके ये लोग पैडी को, राइस को अल्टरनेट तरीके से उगा रहे हैं। मतलब कि वो अल्टरनेट तरीके से नहीं, मतलब कि ज़्यादा पानी में भी एक साथ उगा दिए, और इरिगेशन से क्रॉप अच्छी हो जाती है। और फिर जैसे कि वीट, चना और कॉटन, ये सब ऐसे में नहीं उग सकते इसमें, लेकिन सिर्फ एक पैडी ही है जो अच्छे से ऐसे में उग सकता है। जो सैंडी सॉइल, दो इम्पोर्टेंट प्रकार होते हैं सॉइल के, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल। जो क्रॉप सैंडी सॉइल होती है उनको ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होता है, लेकिन जो क्लेई सॉइल होती है उन्हें सैंडी सॉइल से बहुत कम इरिगेशन चाहिए रहता है। पानी की कमी होने के कारण सैंडी सॉइल से जो क्रॉप्स है उनको ज़्यादा सैंडी सॉइल में ज़्यादा उन्हें इरिगेट करना पड़ेगा। ड्यू टू बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल। जहाँ तक जो क्लेई सॉइल होती है उनकी पानी की क्षमता, मतलब कि वो पानी को अच्छे से ऐसा कर देती कि उससे अपन को इरिगेशन नहीं करना पड़ता है, इरिगेशन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। सोर्सेस ऑफ सॉइल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज़ हायर इन समर सीजन। जैसे कि अपन को समर सीजन में प्लांट्स को ज़्यादा पानी देना पड़ता है। सो दोस्तों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे पूरे वीडियोस को देख पाएँ और उनके नोटिफिकेशंस पा पाएँ।